तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो अपनी कार्य की शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में जाने के लिए प्रेरित करते रहे, प्रेरणा देते रहे और उस पर विस्तार से बोलते रहे, समझाते रहे कि ध्यान कितना जरूरी है। ध्यान है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। और निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि उतने लोगों ने वैसे ध्यान तो नहीं किया जैसा ओशो ने हमेशा ना चाहा, कहा। ओशो ने एक बार एक प्रवचन में ये भी कहा कि मुझे पता है कि कितने लोग ध्यान कर रहे हैं। तो ये कोई बात ऐसी छुपी हुई नहीं थी। जो लोग राजनीतियों में उलझे रहते हैं, पद की आकांक्षा में उलझे रहते हैं, काम वासना में उलझे रहते हैं, पैसे के लिए उलझे रहते हैं, विदेश जाने के लिए और पता नहीं किन किन, उन लोगों के निश्चित ही ध्यान तो कोई ऐसी बहुत प्राथमिकता की सूची बात हो ही नहीं सकती। एक बार शून्यों के और इनके कुछ मामलों की बात बोलते हुए ओशो ने बोला कि तुम मेरे से व्यक्तिगत बातें, तुम्हारे रिश्तों की बातें पूछते भी हो, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम्हें हर्ट भी होता है, दुख भी होता है, तो मुझसे पूछे ही मत करो। बोले मेरा सिवाय ध्यान के कोई किसी चीज़ में रुचि नहीं है। मैं इन चीज़ों पे बोलता हूँ कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा थोड़ा होमवर्क पूरा हो जाए तो तुम ध्यान पे भी आओगे, लेकिन तुम्हारी लॉन्ड्री लिस्ट में ध्यान तो सबसे आखिर में है। तो ये चीज़ें थी, स्पष्ट थी। और बिना ध्यान के कोई भी चीज़ सफल हो जाए ये संभव नहीं है, न व्यक्तिगत जीवन में न समूह के जीवन में। अब आज ये ओशो लेगेसी और पता नहीं क्या क्या, ये दौड़ा भागी और जबलाधारी और पता नहीं क्या, ये मूर्खता की बातें हैं, मूढ़ता की बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नीचे तो गिरने की भी संभावना मुझे अब लग ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें तो है, ये चीज़ें तो माननी पड़ेगी। लेकिन ओशो इसी के साथ में कई विषयों पे लगातार बोलते रहे। विश्व राजनीति पे बोलते रहे, अर्थव्यवस्था पे बोलते रहे, सामाजिक चीज़ों पे बोलते रहे। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिस पे ओशो नहीं बोले? एक बात वो कहते रहे कि जिस तरीके के खतरनाक शस्त्र अस्त्र बन चुके हैं, अब इस पृथ्वी का जीवन खतरे में है। और इसके बारे में वो बेहद सतत चेताते रहे कि अगर व्यक्ति नहीं जागा तो इस पृथ्वी पर से जीवन खत्म होने का जोखिम है। और उस जोखिम पे ओशो विस्तार से बोले, पर्यावरण की वजह से, जनसंख्या की वजह से, मानसिक रोगों की वजह से, राजनेताओं की खींचतान की वजह से और पता नहीं क्या क्या। और उन सब के हल भी वो लगातार बताते रहे कि ये किया जा सकता है तो जीवन सफल हो सकता है। और ये भी कहते रहे कि भैया अभी सिर्फ एक एक व्यक्ति के बुद्धत्व उपलब्ध होने की ही बात नहीं है, इस पृथ्वी को बचाने की भी बात है, बड़ी जिम्मेदारी है बात है। जब ओशो की एक डेंटिस्ट के में जो डेंटिस्ट सेशन के टाइम पे जो एक नर्स काम करती थी और उसने एक प्रश्न पूछा तो ओशो ने बोला कि अस्तित्व तुमसे कितना बड़ा काम लेना चाहता है, कितनी बड़ी जवाबदारी, और तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हो। तो लोग, ओशो ने ऐसा कोई समय और अवसर नहीं छोड़ा जब हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेके समूल जीवन तक हमें कुछ न कुछ चेताते नहीं रहे, बोलते नहीं रहे। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वो होती रही और बहुत आशा या बहुत विधायक स्थिति तो नहीं कही जा सकती। जो एकमात्र आशा ओशो और उनका मैसेज था, निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि ऐसा दिखता नहीं कि इसने इतना वर्क कर लिया है कि जोखिम कम हो गई हो या जोखिम से बचा जा सकता है, ऐसा जरा भी नहीं लगता। अब जो आए दिन घटने लगा है पृथ्वी पे, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच घट रहा है, पहले से यूक्रेन और इसके ऊपर घट रहा है। तो जब ये जो पश्चिमी देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, इनकी सरकारें बड़ी तेज होती है। ये हर देश के
नेताओं के ऊपर या जो भी लोग व्यवस्था में होते हैं उन पर पूरा वर्क कर लेते हैं, उसकी क्या क्या कमजोरियां, उसकी क्या क्या खामियां हैं, वो किन किन चीज़ों से इधर से उधर होता है। जैसे कि गोर्बाचोव जब रूस के प्रधानमंत्री बने थे तो ओशो ने चेताया था कि ये व्यक्ति गलत बैठ गया है, ये रूस का नुकसान कर देगा, और ओशो ने पहले ही कह दिया था कि अब देखना इसको पश्चिमी देश को नोबेल प्राइज देंगे, और उसको बोले कि इसको पूरे हमको इसके बढ़ाएंगे, और उससे वो सब करवा लिया जो कि पूरा सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका पे अंकुश था सोवियत संघ का, लेकिन एक व्यक्ति को उसका पूरा जैसा भी वो चाहे उपयोग करके उनने पूरे एक शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। ऐसे ही चीजें होती रहती है, आपस में खींचतान तो देशों की चलती रहती है, परेशानियां तो होती रहती है, फिर इसके बीच में इनके सबके। ओशो ने एक बात कही कि ये विकसित राष्ट्र जो हैं ये कभी भी अपनी जमीन को युद्ध की जमीन नहीं बनने देंगे, ये दूसरे देशों में युद्ध करवाएंगे। आप लगातार देखो सारी समस्याएं दूसरे देशों में आ रही है। हम सिर्फ खबरें पढ़ते हैं कि 2,500 मर गए, कि 10,000 मर गए, कि ये मर गए, लेकिन जो रोज रोज लाखों लोग भय में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, या अपनों के खोने के दर्द में जी रहे हैं, या जिनके जीवन चल गए, उनके बारे में कोई विचार कर सकता है? और ऐसा नहीं है कि कहीं और घट रहा है वो कहीं और नहीं घटेगा, कहीं और भी। अगर होश नहीं रखा, अगर समझ नहीं रखी, अगर समझ पूर्वक चीजों को नहीं किया गया तो वो कहीं भी घट सकता है। कहीं भी कोई व्यक्ति जो थोड़ा मानसिक विकारग्रस्त हो, विल टू पावर जिसे निश्चय कहता है, जैसे कि मानसिक बीमारी होती है, शक्ति की कामना से भरा हुआ, लालसा से भरा हुआ व्यक्ति, दंभी व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, अहंकारी, जिद्दी, और उसके हाथ में अगर असीम शक्ति हो तो उससे दुरुपयोग करवा लेने की क्षमता इन पश्चिमी देशों में है, और ये करवाते रहते हैं। और न्यूक्लियर पावर, कोई कल्पना भी कर सकता है कि कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं। ओशो किसी संदर्भ में कहते हैं कि भारत ने ये सब करके देखा हुआ है, और फिर भारत के मनुष्यों ने कहा नहीं, ये मार्ग तो ठीक नहीं, और हमने शांति का मार्ग चुना, ध्यान का मार्ग चुना, हमने शस्त्रों अस्त्रों से पूरा अपने आप को अलग कर लिया, अलग दिशा में। 10,000 साल से भारत के मनुष्यों ने, भारत के जीनियस लोगों ने सिर्फ एक तरफ यात्रा की, वो ध्यान की, भीतर अन्वेषण की। तो खतरे तो बहुत है, क्योंकि पहली बार इस पृथ्वी पर ज्ञात इतिहास में तो कम से कम ऐसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र राजनेताओं के हाथ में, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, पलों में लाखों जीवन उजड़ सकते हैं। खतरा बहुत बड़ा है। फिर पर्यावरण के खतरे हैं, ये वैश्विक उष्मा बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, समस्याएं बहुत सारी आ गई। और फिर सबसे ऊपर मानसिक विकार, व्यक्ति इतना स्वस्थ नहीं रहा, बहुत सारी परेशानियां आ गई है। इस सबके बीच में ओशो का संदेश अमृत है, व्यक्ति के लिए और इस पृथ्वी के जीवन के लिए। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जिन पे जिम्मेदारी वो जबले पहन के दौड़ते फिर रहे सड़कों पे, या वो नहीं दौड़ रहे तो जो दूसरा वर्ग है वो बैठे अपने घरों में। अरे कर क्या रहे हो यार? कोई भी बेवकूफ आके कोरेगांव पार्क की सड़कों पे दौड़ने लगता है, कुछ भी मन में आता करने लगता है, और कोई नहीं बोलता, क्यों? कोई विरोध की आवाज नहीं। सारे समझदार सन्यासी कहां चले गए ओशो के? कोई आश्रम बना के बैठ गए, कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कुछ। अरे यार, ये बेवकूफी बंद करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए?
सवाल ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत, ये अलग विवाद का विषय है, लेकिन सवाल ये कि सड़कों पे क्यों इस तरीके की भद्दी चीजें की जाती है यार। इसमें ओशो का अपमान होता है। इससे बड़ी कोई मूर्खता और मूर्खता की बात नहीं हो सकती। लेकिन अब देखो, आज भारत में ओशो के भी तो चाहने वाले लाखों होंगे या करोड़ों होंगे। बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, गहरी समझ रखने वाले लोग हैं, भाव से भरे लोग हैं, अमीर लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, फिल्मों के लोग हैं। कोई नहीं बोलता। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कम से कम ओशो के पक्ष में एक निर्णय लें कि हाँ, ओशो का कोई भी अपमान करेगा तो ये तो कम से कम स्वीकार्य नहीं होगा। इतना तो हम करें कि नहीं करें। इतना भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो ओशो ने हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा कर ली थी कि इस पृथ्वी के जीवन को हम बचाएंगे। बहुत बड़ी अपेक्षा कर ली थी। हमारी क्षमता उतनी नहीं थी, हमारी क्षमता इतनी नहीं थी। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का